एक पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद और इसी फिरोज़ाबाद का एक थाना पड़ता है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नगला सेंधलाल और इसी नगला सेंधलाल गांव का रहने वाला राम भरोसे जो पेशे से एक राजमिस्त्री है। राम भरोसे की पहली पत्नी का नाम है बिरमा देवी, जिससे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। पहली बेटी का नाम सुनीता, दूसरी बेटी गीता और सबसे छोटा बेटा विक्रम। लेकिन विक्रम जब इस दुनिया में आता है उसके कुछ ही साल के बाद एक बीमारी की वजह से बिरमा देवी की मौत हो जाती है। राम भरोसे की पत्नी बिरमा देवी की जब मौत हो जाती है उसके बाद से राम भरोसे अपने तीसरे नंबर की साली सोमवती से शादी कर लेता है। शादी के बाद सोमवती से भी राम भरोसे के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा। सबसे छोटी बेटी का नाम है हिमांशी, जिसकी उम्र है लगभग 6 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 9 मार्च की सुबह। दरअसल राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता अपने सबसे छोटी बहन हिमांशी के साथ अपने घर से खेतों के लिए निकलती है। आगे सुनीता चलती है और पीछे हिमांशी। लेकिन सुनीता जब अपने खेतों पे पहुंचती है, पीछे मुड़ करके देखती है, हिमांशी कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके बाद से लगभग आधा घंटा तक वहां पे आसपास के जगहों पे जाकर सुनीता हिमांशी को हर जगहों पे ढूंढती है, पर बावजूद इसके हिमांशी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए सुनीता जब घर पे पहुंचती है अपनी माँ से कहती है कि मैं खेत पर हिमांशी के साथ गई थी, लेकिन रास्ते से पता न कहाँ हिमांशी गायब हो गई। सुनीता जब ये सारी बातें अपनी माँ से बताती है, सोमवती को भी लगता है कि शायद उसकी बच्ची कहीं खेलने में उलझ गई होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पर जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है, हिमांशी घर वापस नहीं आती है। अब राम भरोसे के पूरे परिवार को चिंता सताने लगता है। दरअसल अब राम भरोसे का पूरा परिवार गांव में जाकर हिमांशी की हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हिमांशी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए शाम के वक्त राम भरोसे अपने कुछ जानने वाले लोगों को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी अपने टीम के साथ राम भरोसे के गाँव में आती है और हर जगहों पर हिमांशी को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक हिमांशी ना तो घर पे आती है और ना ही उसका कहीं कुछ पता चलता है। पर जैसे ही अगली सुबह होती है, इधर राम भरोसे के घर के सामने वाले दीवार पे एक लेटर चिपका हुआ दिखाई देता है, जिस पे सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लिखा था पवन तोमर, और उस पर नीचे लिखा हुआ था कि अगर सुनीता की शादी पवन से नहीं कराई गई तो मैं हिमांशी को जान से मार दूंगा। दरअसल ये पवन कोई और नहीं बल्कि राम भरोसे के ही गांव का रहने वाला है। राम भरोसे को जैसे ही इस तरह का लेटर मिलता है, तुरंत ही थाने में जाता है और इस लेटर को पुलिस को दे देता है। पुलिस को जैसे ही लेटर प्राप्त होती है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले राम भरोसे के घर पे जाती है। राम भरोसे जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसकी 2 बेटियां भी हैं। पुलिस जब उस लेटर को दिखा करके पवन से पूछताछ करती है, तो पवन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, ना तो मैंने ये लेटर लिखा है और ना ही मुझे हिमांशी के बारे में कुछ मालूम है। लेकिन पुलिस को पवन के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस पवन को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस को लगता है कि शायद पवन का राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए पुलिस अब राम भरोसे के घर पे भी जाती है और जाकर के सुनीता से भी पूछताछ करती है। लेकिन सुनीता अभी भी पुलिस को वही जवाब देती है जो इससे पहले अपने माँ को बता चुकी थी। दरअसल सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं आगे अपने खेतों पर जा रही थी और पीछे हिमांशी आ रही थी, लेकिन जब मैं खेतों पे पहुंची उसके बाद से हिमांशी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। पुलिस सुनीता की भी बातों पे यकीन नहीं करती है और उसे भी अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस सुनीता के साथ साथ पवन को भी अपने कस्टडी में लेकर जब थाने में पहुंचती है, इन दोनों से अब सख्ती से हिमांशी के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुनीता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सुनीता रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं जो कुछ भी बोलूँगी सब कुछ सच बोलूँगी। दरअसल जब मैं हिमांशी के साथ तालाब के किनारे होकर खेतों पे जा रही थी, तालाब के किनारे हिमांशी का पैर फिसल गया और तालाब में जाकर के गिर गई।
जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं इस कदर से डर चुकी थी कि चाह करके भी ये सारी सच्चाई अपने परिवार वालों को नहीं बता पाई। सुनीता जैसी ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ सुनीता को लेकर गांव के उस तालाब पे पहुंच जाती है और फिर हिमांशी को तालाब में ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस जब थोड़ी सी अपनी कोशिश करती है, उसी तालाब से हिमांशी का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। पुलिस डेड बॉडी को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन बावजूद इसके ना तो पवन और ना ही सुनीता दोनों को ही नहीं छोड़ती है, बल्कि शाम के वक्त ही जब उसका पोस्टमार्टम कराती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि हिमांशी की पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस को जैसी इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस फिर से सुनीता के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जब दोबारा सुनीता से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सुनीता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सुनीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब राम भरोसे सोमवती से दूसरी शादी कर अपने घर लेकर आता है। हालांकि सोमवती रिश्ते में सुनीता की मौसी भी लगती है, लेकिन बावजूद इसके सुनीता अपने माँ को पसंद नहीं करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जब सोमवती शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है, उसके बाद से सुनीता की पढ़ाई छुड़वा देती है। लेकिन सुनीता को सबसे बुरा तब लगता है जब राम भरोसे अपने गांव में एक ज़मीन खरीदता है और ज़मीन अपनी पत्नी सोमवती के ही नाम पे कर देता है। जैसे ही ज़मीन नाम पे हो जाती है, उसके बाद से सुनीता अब अपने पिता से कहती है कि मैं घर में काम नहीं करना चाहती हूँ, दरअसल मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ और सीख करके नौकरी करना चाहती हूँ। सुनीता जब अपनी दिल की बात अपने पिता से कहती है, सोमवती इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन राम भरोसे अपनी बच्ची की बात ही नहीं मानता है, बल्कि अपनी बच्ची का ले जा करके अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर मैनपुरी चौराहा पर एक कंप्यूटर सेंटर में दाखिला करा देता है। उसके बाद से सुनीता डेली कंप्यूटर सीखने जाना शुरू कर देती है। लेकिन सुनीता जब इस संस्था में कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है तो यहीं पे सुनीता की मुलाकात पवन तोमर से होती है। दरअसल पवन उसी के गांव का रहने वाला है। गांव के होने की वजह से अब पवन और सुनीता दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते पवन और सुनीता कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। और आखिरकार पवन और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि सुनीता को पहले से मालूम होता है कि पवन शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसकी 2 बच्चियां भी है। सुनीता और पवन के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। और आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब दोनों मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी तोड़ देते हैं और फिर दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। दोनों के बीच में जैसे इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद से जब भी इन दोनों को मौका मिलता है, अक्सर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, काफ़ी एहतियात भी बरतते हैं, जिसकी वजह से दोनों के प्यार के बारे में गांव के किसी भी लोगों को मालूम नहीं चलता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सुनीता को पवन से इस कदर से मोहब्बत हो जाती है कि अब सुनीता पवन से शादी करने का फैसला कर लेती है और आखिरकार एक दिन अपनी दिल की बात पवन से कहती है। सुनीता पवन से कहती है कि हम इस तरीके से कब तक छुप छुप करके मिलते रहेंगे, बेहतर है हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुनीता जैसे ही शादी की बात कहती है, इस पे पवन तुरंत ही उसे जवाब देता है कि तुम कैसी बातें कह रही हो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। जब अपनी पत्नी का हवाला देता है, सुनीता फिर से पवन को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। तलाक देने की जब बात कहता है, पवन उसे समझाते हुए कहता है कि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर यह भी सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। सुनीता अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पवन जब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, अब सुनीता को लगता है कि शायद पवन उसके साथ खेल रहा था। सुनीता को पूरा यकीन हो जाता है कि पवन ने उसे धोखा दिया है। जब पवन उसकी बात नहीं मानता है, अब सुनीता पवन को सबक सिखाने का सोच लेती है। दरअसल सुनीता सोचती है कि अगर पवन मेरा नहीं हो पाया तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद से सुनीता पवन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत 9 मार्च की सुबह सुबह सुनीता अपने सबसे छोटी बहन हिमांशी को लेकर जब खेतों के लिए निकलती है, तालाब के किनारे से होकर जब गुजरती है, तालाब के किनारे झाड़ियों में ही हिमांशी की गला दबाकर हत्या कर देती है। जब उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद से सुनीता हिमांशी की डेड बॉडी को लेकर तालाब में फेंक देती है। उसके बाद जब अपने घर पे पहुंचती है, अपनी माँ से झूठ बोलती है कि रास्ते से ही हिमांशी कहीं गायब हो गई है।
इधर जैसे ही हिमांशी के घर परिवार वाले थाने में जाकर पुलिस को खबर दे देते हैं, पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, एक दिन का जब समय गुजर जाता है, उसी रात को ही सुनीता एक लेटर लिखती है और उस लेटर पे सबसे पहला नाम पवन तोमर का लिखती है। साथ ही साथ नीचे लिखती है कि अगर सुनीता की शादी मुझसे नहीं कराई गई तो मैं हिमांशी को जान से मार दूंगा। और वो लेटर सबसे छुपा करके घर के बाहर के दीवार पे ले जाकर चिपका देती है। दरअसल सुनीता को पूरा यकीन होता है कि पुलिस जब इस लेटर को बरामद करेगी, इसी लेटर के आधार पर पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेगी और उसे जेल भेज देगी, जिसकी वजह से पवन को ज़िंदगी भर जेल में सड़ना होगा। वाकई में सुनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस पवन को तो छोड़ देती है, लेकिन सुनीता को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मुन्ना पासवान। मुन्ना पासवान जो पूर्णिया गुलबाग बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे दूसरे व्यूअर है जितेंद्र सैनी। जितेंद्र सैनी जो चंद्रपुर कालजा रामपुर के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं राहुल कुमार। राहुल कुमार जो जिगनाथन काठा के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं संदीप ठाकुर जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे लास्ट मेरे व्यूअर है बिपिन बीन जो बरौली सिवान जिला बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।